तो आज हम एक ऐसे साइबर हमले की बात करेंगे जिसने एक देश की सांस्कृतिक विरासत को घुटनों पर ला दिया था। ये सिर्फ कोई हैकिंग की घटना नहीं थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी पर हुए इस हमले से पता चलता है कि आज के डिजिटल युद्ध का मैदान असल में कैसा दिखता है, एआई के लिए हमारा डेटा कितना कीमती बन चुका है और इस नई दुनिया में हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। शुरुआत इसी दमदार बयान से करते हैं। सोचिए, जब यूके के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के पूर्व प्रमुख खुद ये बात कहें तो हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश लाइब्रेरी पर हुआ हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक राष्ट्रीय संकट था। और यही सवाल, आप समझिए, इस पूरे हमले के दिल में है। जरा सोच के देखिए, एक ऐसी संस्था जो लाखों किताबों और बेशकीमती दस्तावेजों का डिजिटल घर हो और अचानक रातों रात उसका पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम तबाह हो जाए। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये सीधे सीधे इतिहास और ज्ञान पर एक हमला था। देखिए, इस हमले को समझने के लिए हमें आज के हैकर्स की सोच को समझना होगा। अब वो सबसे मुश्किल कोड लिखने पर ध्यान नहीं देते, वो काम करते हैं मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस के सिद्धांत पर। मतलब सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा तबाही कैसे मचाई जाए। ये पूरी तरह से एक ठंडा बिजनेस जैसा हिसाब किताब है। तो चलिए अब सीधे ब्रिटिश लाइब्रेरी के मामले पर आते हैं, जो इस नए साइबर युद्ध के मैदान का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 25 अक्टूबर को हमलावर चुपचाप नेटवर्क में घुसपैठ कर गए। सिर्फ 3 दिन बाद लाइब्रेरी के सिस्टम एक एक करके बंद होने लगे और महीने के अंत तक ये साफ हो गया कि ये एक बहुत बड़ा साइबर हमला है। फिरौती मांगी गई और जब लाइब्रेरी ने पैसे देने से मना कर दिया तो हैकर्स ने सारा का सारा डेटा डार्क वेब पर पब्लिक कर दिया। और इस हमले के पीछे कौन था? रिसिडा नाम का एक कुख्यात रैंसमवेयर ग्रुप। ये कोई नया ग्रुप नहीं है। ये लोग पहले भी अस्पतालों, स्कूलों, यहाँ तक कि चिली की सेना जैसे जरूरी ठिकानों पर हमला कर चुके हैं। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है। ऐसी जगह हमला करो जहाँ सबसे ज्यादा केओस फैले। हमलावरों ने कुल 600 गीगाबाइट डेटा चुराया। अभी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, इसमें लाइब्रेरी के इंटरनल एचआर डॉक्यूमेंट्स, स्टाफ की पर्सनल जानकारी, पासपोर्ट की कॉपी और कॉन्ट्रैक्ट जैसी बेहद संवेदनशील फाइलें थी। और इस हमले से उभरने का खर्चा अंदाजा लगाइए, पूरे 7 मिलियन पाउंड। ये एक राष्ट्रीय संस्था के लिए बहुत बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी डिजिटल गलती कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये 7 मिलियन पाउंड की लागत लाइब्रेरी के कुल फाइनेंशियल रिजर्व्स का लगभग 40% थी। मतलब एक ही झटके में संस्था की आधी जमा पूंजी साफ हो गई। तो इतनी बड़ी तबाही की जड़ में क्या था? कोई बहुत ही हाईटेक हथियार? जी नहीं। वजह थी एक अकेला सर्वर। ये सर्वर कोविड महामारी के दौरान रिमोट काम के लिए लगाया गया था और उस पर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA चालू नहीं था। बस यही एक छोटी सी चूक हमलावरों के लिए खुला दरवाजा बन गई। ये सिर्फ पैसे और डेटा की बात नहीं थी, इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा। जब स्टाफ का पर्सनल डेटा, जिसमें उनके घर के पते तक शामिल थे, ऑनलाइन लीक हुआ तो कई लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर तक बदलने पड़े। ये एक टेक्निकल चूक का भयानक इंसानी नतीजा था। तो सवाल उठता है कि हैकर्स को लाइब्रेरी के HR डॉक्यूमेंट्स में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? जवाब एक शब्द में है, AI। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां डेटा ही नया सोना है और AI को इस सोने की लगातार भूख है। और यहीं पर एंट्री होती है OSINT की, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की। अब ये है क्या? आसान भाषा में, पब्लिक में मौजूद जानकारी जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अब ब्रिटिश लाइब्रेरी जैसे लीक हुए डेटाबेस से जानकारी इकट्ठा करके उससे मतलब निकालना। AI के लिए ये जानकारी किसी सोने की खान से कम नहीं है। और इस डेटा में सबसे कीमती चीज होती है PII, यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। किसी का नाम, ईमेल, फोन नंबर, मतलब हर वो चीज जिससे किसी की पहचान जुड़ी हो। ब्रिटिश लाइब्रेरी से चुराया गया डेटा इसी PII से लबालब भरा था, जो इसे AI पावर्ड एनालिसिस के लिए एक खजाना बना देता है। और यहाँ पर खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिन AI मॉडल्स को इस तरह के चोरी के डेटा पे ट्रेन किया जाता है ना, वो खुद एक लीकेज का सोर्स बन सकते हैं।
वो कभी-कभी ट्रेनिंग डेटा को हूबहू उगल सकते हैं, या उनके सोचने की प्रक्रिया में पर्सनल जानकारी सामने आ सकती है, या फिर वो किसी बाहरी डेटाबेस से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी भी लीक कर सकते हैं। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये जो डेटा इकट्ठा करने का काम है, इसके लिए अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि बहुत ही चालाक ऑटोमेटेड टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक तरह के डिजिटल जासूस हैं। क्रॉल फॉर एआई जैसे टूल्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ वेबसाइट से डेटा कॉपी नहीं करते, ये बहुत होशियारी से काम करते हैं। ये पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपनी डिजिटल पहचान बदलते रहते हैं, प्रॉक्सी रोटेशन से अपना आईपी एड्रेस बदलते रहते हैं, और इंसानी बर्ताव की नकल करने के लिए जानबूझकर अपनी स्पीड धीमी कर लेते हैं। आप यूं समझिए, ये डिजिटल दुनिया के ऐसे गिरगिट हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तो इस तरह के डिजिटल जासूसों से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है गणित में। अब हम इस दौड़ के डिफेंसिव साइड को देखेंगे, जहां अगली पीढ़ी की प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजीज तैयार हो रही हैं। और इस बचाव का सबसे तगड़ा हथियार है डिफरेंशियल प्राइवेसी। ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो आपको एक बड़े डेटा सेट के बारे में ज़रूरी जानकारी तो देता है, लेकिन उस डेटा में मौजूद किसी भी एक इंसान की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखता है। ये प्राइवेसी का एक नया मजबूत स्टैंडर्ड है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सर्वे में लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने कभी कोई नियम तोड़ा है। अब सीधे सीधे कोई सच नहीं बताएगा, तो हर किसी को एक सिक्का उछालने के लिए कहा जाता है। अगर हेड्स आए तो सच जवाब देना है, लेकिन अगर टेल्स आए तो एक और बार सिक्का उछालना है, और जो भी आए हेड्स या टेल्स उसे अपना जवाब बता देना है। इस तरह किसी भी एक व्यक्ति के जवाब का कोई मतलब नहीं रह जाता। हो सकता है उसने सच बोला हो, या हो सकता है ये सिर्फ सिक्के का नतीजा हो। हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी सुरक्षित है, लेकिन जब हजारों जवाबों को एक साथ देखा जाता है तो गणित का इस्तेमाल करके इस शोर को हटाकर एक बहुत ही सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। डिफरेंशियल प्राइवेसी में एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है, जिसे एप्सिलॉन या प्राइवेसी बजट कहते हैं। ये प्राइवेसी और डेटा की सटीकता के बीच का लेन देन है। जितना कम एप्सिलॉन होगा उतनी ही ज्यादा प्राइवेसी होगी, लेकिन डेटा उतना ही कम सटीक होगा। हर सिस्टम को ये तय करना होता है कि उसके लिए सही बैलेंस क्या है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुसता जा रहा है, क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जहां प्राइवेसी कोई बाद में ठीक की जाने वाली गलती न हो, बल्कि सिस्टम के डिजाइन का एक बुनियादी हिस्सा हो? ब्रिटिश लाइब्रेरी जैसी घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि इस सवाल का जवाब खोजना कितना जरूरी है।